Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. From today, we are going to start the third unit from Home Science Class 12th, and the name of this unit is Human Development and Family Studies. और इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो हमारा चैप्टर है ये बुक का 7th चैप्टर है, मगर इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले हम जितने भी 6 चैप्टर हैं उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज से हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, पहले इस चैप्टर का सिलेबस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए। तो ये रहा हमारा सिलेबस, आप देख सकते हो यूनिट 3 यहाँ पे दी हुई है, जिसका पहला चैप्टर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है स्कोप, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो ये रहा हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं इनको पढ़ लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया गया है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पास किन किन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एज दे अप्लाई टू इंडियन सोसाइटी। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ पाओगे और फिर आप ये समझ पाओगे कि इंडियन सोसाइटी में हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है कैसे अप्लाई होता है। ठीक है। सेकेंड है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली केयर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन। आप समझ पाओगे कि अर्ली केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली केयर मतलब कि जब बच्चा एकदम छोटा होता है, जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया होता है, तो उस समय बच्चे की केयर करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड है अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन प्ले एंड लर्न। फिर आप समझोगे कि कैसे बच्चा खेलता है और सीखता है। बच्चा खेल खेल में सीखता है। ठीक है। Explain the knowledge and skills required for the career in ECCE। आप समझ पाओगे कि अगर आपको ECCE में करियर बनाना है तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। Early childhood care and education is a very important area of study in human development. We have learned in the last class how the infant begins to learn from a very early age. In addition to learning new things about the world around him or her, the infant is developing an attachment with family members, particularly with the mother and father, as well as with siblings and grandparents. देखो, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे का स्टार्टिंग में ही अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तो वो आगे कैसे विकास करेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और प्रीवियस हम क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। ठीक है। फिर वो अपने आसपास के लोगों के साथ जो लोग उस बच्चे के आसपास हैं, धीरे धीरे बच्चा कैसे उनके साथ एक अटैचमेंट डेवलप करना शुरू करता है। पहले बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज होता है, फिर फादर से ज़्यादा क्लोज होता है, फिर धीरे धीरे करके वो अपने भाई बहन, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और भी जितने अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे अटैच्ड होता है। ठीक है। उसके बाद उसको बहुत टाइम लगता है बाहर के लोगों से अटैच्ड होने में, है ना।
The young child also begins to recognize other family members and people whom he or she meets regularly. उसके बाद बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा उन लोगों को भी पहचानना शुरू कर देता है जो उसको रेगुलरली मिलते रहते हैं, जो उसके घर हमेशा आते जाते रहते हैं. This way, the child will also be able to distinguish between people who he she recognizes and those who look unfamiliar. देखो, अब धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाता है, ये अंतर करना सीख जाता है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको वो पहचानता है, कौन कौन से लोग हैं जो उसके लिए फैमिलियर हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो कि थोड़े अनफैमिलियर हैं जिनको वो नहीं पहचानता. This recognition is manifested in the behavior where a young baby of around 8 to 12 months can show fear of unknown people. तो हम ये समझ सकते हैं कि जब बच्चा 8 से 12 मंथ का होता है तो अगर उसके सामने कोई अनजान लोग आ जाता है या कोई अनजान व्यक्ति उसको अपनी गोद में उठाता है तो बच्चा रोने लगता है, होता है ना. लेकिन उससे पहले क्या होता है, बच्चा किसी की भी गोद में जाके आराम से खेलता रहता है, वो पहचानता नहीं है. लेकिन जैसे जैसे वो 8 महीने का होता है तो 8 से 12 महीने का पीरियड ऐसा होता है कि जब बच्चा पहचानने लगता है लोगों को, और फिर अगर कोई अनजान व्यक्ति उसको खिलाता है, उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करता है या उसको अपनी गोद में उठाता है तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चा उनको पहचानता नहीं है. ठीक है. This fear is not simply an emotional display, it shows a capacity to recognize familiar faces and thereby indicates a fear of unfamiliar people. अब देखो, ये जो फियर है ना, ये कोई इमोशनल फियर नहीं है, ऐसा डर नहीं है जैसा हम लोग को लगता है. उस समय बच्चा कुछ इमोशनली फील नहीं कर रहा होता है, बस उसके सामने एक ऐसा फेस होता है जिसको वो पहचान नहीं रहा होता है और वो डर रहा होता है बस. Further, the child is deeply attached to the mother who is generally but not always the primary caregiver and can also start to cry when she leaves the room. अब जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है अपनी माँ से. क्यों अटैच्ड होता है? क्योंकि जनरली माँ ही प्राइमरी केयर गिवर होती है. मतलब सबसे पहले जो बच्चे की देखभाल करती है ना, वो माँ ही होती है. हर केस में ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास उनकी मदर नहीं होती तो उनकी देखभाल दूसरे लोग भी करते हैं. लेकिन जनरली ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि प्राइमरी केयर गिवर मदर ही होती हैं. और जब मदर बच्चे से दूर जाती हैं, इवन वो अगर रूम छोड़ के भी दूसरे रूम में चली जाती हैं, तभी भी बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है. द यंग चाइल्ड of around 1 year will try to cling to the mother or other caregiver and follow her everywhere. जो बच्चा 1 साल का जब हो जाता है, जब वो चलना सीख जाता है तो वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है. उसकी माँ जहाँ जहाँ जाएगी या उसका जो केयर गिवर होगा वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे बच्चा चलना शुरू कर देगा. In most cases, this behavior is soon discarded because the child develops the ability to know that the mother does not vanish when she goes into another room. धीरे धीरे ये जो बिहेवियर है बच्चा का अपनी माँ के या अपने केयर गिवर के पीछे पीछे घूमने का, वो कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ बच्चा ये समझने लगता है कि अगर माँ दूसरे रूम में जा रही है तो वो गायब नहीं हो जाएगी. ठीक है. The child develops a sense of security even about the primary caregiver's absence. अब जो बच्चा है वो उसके अंदर रहता है कि चलो अगर हमारा जो केयर गिवर है वो थोड़ी देर के लिए कहीं जा भी रहा है तो वो समझ जाता है ठीक है, ये कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएगा वापस. बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, बच्चा चलना सीख रहा होता है, चीज़ों को उठाना सीख रहा होता है, अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मैनेज करना सीख रहा होता है. साथ साथ बच्चा जो अपनी ब्लैडर और बॉवल मूवमेंट्स हैं उन पे भी कंट्रोल करना सीख रहा होता है, क्योंकि छोटे बच्चा देखते हो कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं, तो अब बच्चा उन पे भी कंट्रोल करना सीख रहा होता है. ठीक है. In most cases, children are brought up exclusively within a family for the first few years. In some instances, where the mother is working outside the home, there may be a need for substitute provisions for the care of the child. देखो, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि अपने स्टार्टिंग के कुछ साल बच्चा अपनी फैमिली में ही रहता है.
ठीक है, उसकी केयर उसकी फैमिली मेंबर्स ही करते हैं, चाहे मदर करे चाहे फादर करे, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जो मदर होती हैं वो वर्किंग होती हैं, वो घर से बाहर काम करती हैं, तो उस समय बच्चे की केयर करने के लिए उन्हें कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है जो उनकी जगह पे बच्चे की केयर कर पाए, जो उनकी अब्सेंस में बच्चे की केयर कर पाए। Traditionally, the care of the child was usually the responsibility of another female of the household who lived with the family permanently, as in joint families, or temporarily resides with the family for support in child care. तो ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से ऐसा होता था कि जब मान लो मदर जो है अगर वो घर के बाहर काम कर रही हैं, तो घर में कोई और फीमेल होती थी जो क्या करती थी, बच्चे की देखभाल करती थी। जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में कई सारी फीमेल्स होती हैं जो बच्चों की देखभाल कर लेती हैं, ठीक है। और कभी कभी जब जॉइंट फैमिली नहीं है तो कोई रिलेटिव आके हमारे यहाँ रह लेता है जो हमारे बच्चों की क्या करता है, देखभाल करता है। In recent times, however, there has been an increasing need for the provision of institutional child care. तो आजकल के समय में इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर की डिमांड बढ़ती जा रही है, खास तौर पे कहाँ पे, शहरों में, ठीक है। दिस कैन बी टेक द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल फैमिली केयर सेटिंग्स वेयर अ वुमन इन अ नेबरहुड सेट्स अप अ crash in her home for business purposes, or an institutionalized center where children are cared for. तो इसी वजह से क्या हो गया है कि आपने देखा होगा शहरों में क्रैश वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, या तो यहाँ पे कोई एक नेबरहुड की वुमेन आके बच्चे की देखभाल करती है, या नेबरहुड में कोई वुमेन होती है जिसके यहाँ बच्चा छोड़ दिया जाता है, जो कि एक क्रैश खोली हुई होती है। वो क्या करती है, उस क्रैश में बच्चे आते हैं, बच्चों की देखभाल की जाती है। क्रैश क्या होता है, क्रैश वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, बच्चों की देखभाल करी जाती है उस समय जब उनके पेरेंट्स घर पे नहीं होते, जब उनकी मदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है, ये जो क्रैश हैं ये या तो बिजनेस पर्पस के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है, कि जो औरत होती हैं जो कि क्रैश स्टार्ट करती है वो अपना बिजनेस बनाना चाहती हैं इसको, या तो वो क्या करना चाहती हैं, एक इंस्टीट्यूशन चलाना चाहती हैं जहाँ पे वो बच्चों की क्या करेंगी, केयर करेंगी, ठीक है। The crash of family care is primarily seen as substitute for the mother primary caregiver. However, these may not be seen as an essential experience for the enrichment of child's learning and development. तो ये जो क्रैश होता है ना, या जो फैमिली केयर होता है, इसमें क्या ये देखा गया है कि ये मदर का या प्राइमरी केयर गिवर का सब्स्टिट्यूट होती है, विकल्प होती है इन लोगों का, कि ये लोग अगर नहीं है, मदर नहीं है, प्राइमरी केयर गिवर नहीं है, कहीं काम से बाहर गया है, तो उस समय क्रैश में हम बच्चों को छोड़ देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्रैश में ही बच्चों की डेवलपमेंट का, उनकी लर्निंग का ध्यान दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बच्चा घर पे रह के भी अच्छे से सीख ले, ज़रूरी नहीं कि उनको क्रैश में रखा ही जाए, ठीक है। अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे लोग बच्चे को फैमिली में रखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्रैश में भेजने की अपेक्षा, ठीक है। Ideally, once the child is around 3 years of age, the activities and experience begin to expand. अब देखा गया है कि जब बच्चा 3 साल के आसपास की उम्र में होता है तो उसकी एक्टिविटीज, उसके एक्सपीरियंस बढ़ने लगते हैं। However, experts differ on the exact age until which a child should be kept at home before entry to formal school. हालांकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय अलग अलग है कि कब बच्चे को घर से बाहर भेजना चाहिए स्कूल में। तो स्कूल में भेजने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एज डिसाइड नहीं की गई है, हर एक्सपर्ट इसके बारे में अपनी अलग अलग सलाह देता है। Although the child is still capable of enjoying only informal and small group activities, there is an increasing value for opportunities to engage with people outside the family and close community. देखो होता क्या है कि जब बच्चा क्या है
अभी भी बच्चा क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन बच्चा क्या है, अभी उतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं हुआ है, उसको नहीं पता कि बाहर कैसे बिहेव किया जाता है दूसरे लोगों के साथ जो कि आपके घर के नहीं हैं, आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है, अभी ये बच्चे को नहीं पता है। तो अभी बच्चे को बड़े ग्रुप्स में भेजना सही नहीं होगा। तो ये बच्चा क्या करता है, इंजॉय करता है इनफॉर्मल और छोटे ग्रुप एक्टिविटीज़ को, ठीक है। लेकिन बच्चे को क्या करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वैल्यू है, अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को दी जानी चाहिए कि वो बाहर जाए, बाहर लोगों के साथ रहना सीखे, बाहर घर के बाहर भी जो आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ खेलना सीखे, ठीक है। These early years are extremely important for a child to learn new things, explore the environment and discover the world around him or her. तो ये जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जो शुरुआत के साल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी बच्चे के लिए, क्योंकि इसी समय बच्चा नई नई चीज़ें सीखना शुरू करता है, अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना सीखता है, वो अपने आसपास के वर्ल्ड को डिस्कवर करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वंस द चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एंड रन, मैनिपुलेट थिंग्स एंड स्पीक, he she becomes capable of actively engaging with the environment। एक बार जब बच्चा चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है जिससे वो आसपास के इन्वायरमेंट में क्या करे, अच्छे से रह पाए, अच्छे से घुल मिल पाए। It is an interaction with people and materials around them that children at this age gather all the information। तो वो क्या करता है, आसपास के अपने जितने आसपास उसके लोग हैं, आसपास जो भी मटेरियल्स उपलब्ध हैं, उनके साथ बच्चा खेलता है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वोकैबुलरी इन द मदर टंग इज ग्रोइंग रैपिडली एट दिस टाइम, एज इज द child's understanding of nature like sand, water, flowers, birds, machines and other materials। अब बच्चे की वोकैब भी थोड़ी सी कह सकते हो आप, उसकी वोकैबलरी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बच्चा नए नए शब्द सीख रहा होता है, वो आसपास के नेचर की चीज़ों को देखता है, फ्लावर्स को देखता है, बर्ड्स को देखता है, अदर मटेरियल्स, मशीन्स को देखता है और उनका नाम जानने लगता है, उनके बारे में जानने लगता है, ठीक है। They are curious to learn more and are often heard asking adults when they see something, why is this so? बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है चीज़ों को सीखने के लिए। इसीलिए आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि बच्चे पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है। Thus satisfying a child's curiosity by providing an optimal learning environment without overburdening the child to do more than what he is capable of is an essential consideration at this age। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी को हमें सेटिस्फाई करना होगा, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। बच्चे की एक एज होती है और बच्चा उस एज के अकॉर्डिंग ही सीखेगा, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते, ठीक है। इफ़ यू फोर्स अ चाइल्ड टू सिट इन वन प्लेस एंड लर्न लाइक in an formal school meant for older children, the curiosity will diminish and a child will feel anxious and इनसिक्योर। तो अगर आप बच्चे को फोर्स करोगे कि एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाई करें जैसे बच्चे बड़े बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है ना, जो उसकी जिज्ञासा है, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर बच्चा चिंतित हो जाएगा, बच्चा इनसिक्योर फील करने लगेगा, ठीक है, और बच्चा फिर सीख नहीं पाएगा। It is thus very important to understand that the best learning environment for a child at this age is one that is safe, secure, loving, with a variety of people and play materials, toy or natural, and the presence of caring adult, whether it is the mother, grandparents or a preschool teacher or a sibling। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट दिया जाए। अब अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होगा, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चा खुद को सेफ फील करे, खुद को सिक्योर फील करे और उसके पास ऐसे लोग हों जो कि उससे प्यार करते हों और बहुत तरह के लोग हों, बहुत सारे टॉयज़ हों, प्ले मटेरियल्स हों। वो टॉयज़ के अलावा आप नेचुरल चीज़ों को भी रख सकते हो, पेड़ पौधे, बर्ड्स, उनको दिखा के भी आप बच्चे को सिखा सकते हो।
और जो केयरिंग एडल्ट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस भी बच्चे को प्रभावित करती है। अगर बच्चे के साथ माँ है, माँ सिखाने की कुछ कोशिश कर रही है, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ग्रैंड पेरेंट्स भी सिखाते हैं तो बच्चा अच्छे से सीखता है। साथ ही साथ जो प्री स्कूल टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी सिखाते हैं तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि एक बड़े बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, भले उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, और सिबलिंग्स जो भाई बहन होते हैं वो भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, प्री स्कूल टीचर के साथ बच्चा अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि इन लोग को पता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। ठीक है, the learning and other experiences provided by a good preschool have been found to be extremely beneficial for young children at this age. तो जो एक्सपीरियंसेस और जो लर्निंग मटेरियल्स प्री स्कूल टीचर प्रोवाइड करा रहा है वो बेनिफिशियल होना चाहिए छोटे बच्चे के लिए, उसकी एज को ध्यान में रखते हुए वो सारे लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए। द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड द play way method which makes learning enjoyable is ideally suited for young children। तो बच्चे के लिए कौन सा सिखाने की प्रक्रिया होनी चाहिए कि बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए। ठीक है, children enjoy the company of other children and learn very quickly to do things that often surprise even the parents। बच्चा क्या होता है, दूसरे बच्चों की कंपनी में और ज़्यादा और तेज़ी से सीखता है। ठीक है, one such observations that often take place in preschool settings is the sheer wonder that parents of young children express when their child has been known to eat by himself or herself and also eat things that he she may not have eaten at home। कई बार बच्चे में ऐसे बदलाव हो जाते हैं प्री स्कूल में आके जिसको देख के पेरेंट्स भी हैरान होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे वो चीज़ें कर लेते हैं जिसके लिए पेरेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं घर पे और बच्चा नहीं कर पा रहा होता है। बच्चा खुद से खाना सीख जाता है, बच्चा वो चीज़ें खाने लगता है जो कि वो घर पे नहीं खाता था। घर पे माँ बाप देते हैं तो बच्चा नहीं खाता, लेकिन प्री स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ रह के बच्चा खुद से खाना भी सीख जाता है और दूसरे बच्चों की टिफ़िन को जब शेयर करता है वो, तो उससे क्या होता है, वो उन चीज़ों को भी खाना सीख जाता है जिनको शायद वो अपने घर पे नहीं खाता था। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली अमॉन्ग पीयर, पीयर का मतलब होता है ग्रुप, एंड फॉर दीज एंड अदर रीजन्स प्री स्कूल एक्सपीरियंसेस बिकम इम्पॉर्टेंट एट दिस एज। छोटा बच्चा जो होता है ना वो ग्रुप में बहुत अच्छे से सीखता है। जब उसके एज ग्रुप के बच्चे होते हैं तो उनके साथ बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो यही रीज़न है कि प्री स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इस एज में। ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन हु लिव इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस or who may need additional support for learning, a good preschool environment is known to be very beneficial। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको थोड़ा एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आसानी से सीख नहीं पाते, उनको भी जो प्री स्कूल्स होते हैं वो अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। ठीक है, डज दैट मीन दैट चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू नर्सरी स्कूल आर नॉट लर्निंग? क्या अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चे नर्सरी स्कूल में नहीं जाते वो सीख नहीं पाते? एब्सोल्युटली नॉट। ऑल चिल्ड्रन लर्न नेचुरली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी बच्चे नेचुरली सीखते हैं। प्री स्कूल एक्सपीरियंस हेल्प टू एनहेंस द चाइल्ड एक्सपोजर to other adults and other environments and materials, and more importantly to prepare the young child for schooling। ठीक है, बच्चा नर्सरी स्कूल के बिना भी सीखता है, लेकिन जो प्री स्कूल होता है ना वो बच्चे की सीखने की कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन इज़ अ प्रोग्राम विच is child centered and informal, provides the child with a good learning environment that
complements the advantage of a good learning environment at home. तो जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है वो क्यों बनाई जाती है, वो छोटे बच्चे को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और वो ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती है. इनफॉर्मल मतलब कि बच्चा जैसे चाहे वैसे सीख सकता है. बच्चा खेल के, सो के, नाच के, जैसे सीखना चाहे वैसे सीख सकता है. और इससे क्या होता है, बच्चे को एक लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है जिससे बच्चा आसानी से सीख सकता है. शायद ये इन्वायरमेंट घर पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड इफ इन situations where the home environment may be lacking in some way or the other, the preschool can be an important factor in assisting the child's ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आउटसाइड द होम. कभी कभी घर पे भी अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, लेकिन मान लो कभी किसी सिचुएशन में बच्चे का घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में प्री स्कूल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं. प्री स्कूल बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकते हैं. ठीक है. In several communities, especially those living in remote areas or those with fewer resources at their disposal, older children who are of school going age are often given the responsibilities for the care of younger ones as parents go out for work. देखो, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कहाँ रहती हैं, रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, जैसे कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, गांव में रहती हैं. तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. तो इस समय जो बड़े बच्चे होते हैं वही छोटे बच्चों की केयर करते हैं, क्योंकि माँ बाप कहाँ चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं. Consequently, the older child is unable to participate in schooling. अब जो बड़ा बच्चा होता है वो अपना छोटे भाई बहन को संभालने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो स्कूल नहीं जा पाता. Therefore, institutional care for young children is beneficial for the older child as well, since she is released from the task of child care and can attend school. तो जो इसी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल केयर होता है, जो हमारे क्रैश होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कर देते हैं, और बड़े बच्चे को मौका मिल जाता है कि वो स्कूल जा पाए, क्योंकि उनको मुक्ति मिल जाती है अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने से. Thus children both young and of school age can be helped to have access to services when they live in difficult circumstances. तो जो बच्चे होते हैं, चाहे वो छोटे एज के हों या बड़े एज के हों, वो इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में या रिमोट एरिया में रहते हैं तो भी. Further, these services also provide the interventions in nutrition, health, besides learning as and when there is a requirement. Thus, there is a support to society in the task of developing and building the next generation for the future. तो कभी ये जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो हमारे प्री स्कूल्स होते हैं, जो हमारे क्रैश वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं. ठीक है, जिससे क्या होती है, सोसाइटी को एक हेल्प मिल जाती है, बच्चे को डेवलप होने में हेल्प मिल जाती है. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर इज एन एक्टिविटी that benefits school in different circumstances as well as families by providing the support to parents and the community in this basic task. तो जो हमारे ECCE हैं, ये क्या करता है, बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता है जिसमें बच्चे क्या कर सके, बच्चे की हेल्थ अच्छी हो सके, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस ऊपर जा सके. ठीक है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया भी जा सके, और ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको भी प्राइमरी एजुकेशन मिल सके, वो भी थोड़ा सा स्कूल जा सके, चीज़ों को सीख सके. तो इस तरह जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर सिस्टम है, ये क्या करता है, बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे वो बच्चे किसी भी परिस्थिति में हो. डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से बच्चे आते हैं, डिफरेंट परिस्थितियों से बच्चे आते हैं, और वो ECCE के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ लेते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी और कम्युनिटी को भी ECCE लाभ पहुंचाती है. ठीक है. As per the NCF 2005 position paper on early childhood education,
published by NCERT, the basic objectives of ECCE। जो हमारा NCF 2005 था उसके अंडर में ECC के अंदर कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ECC के जो यहाँ पे दिए गए हैं। holistic development of child to enable him her to realize the potential। बच्चे को का विकास करना ताकि बच्चा अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए, बच्चा ये रियलाइज कर पाए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है। प्रिपरेशन फॉर स्कूल, जो हमारा ECCE है वो बच्चे को प्रिपेयर करता है कि वो स्कूल में जा पाए, फॉर्मल एजुकेशन ले पाए। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, इसके साथ साथ एजुकेशन देने के साथ साथ हमारा जो ECC है वो सपोर्ट सर्विसेज भी देता है वुमेन को और चिल्ड्रन को। ठीक है। अब है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।